दस्तक एक टैक्स का नाम भी था और टैक्स की वसूली के सिस्टम का नाम भी दस्तक था। सूरदास से टैक्स मांगा गया। उस गरीब आदमी के पास शायद उस साल फसल वसल नहीं हुई होगी, जो भी स्थिति होगी, वो टैक्स देने की हालत में नहीं थे। उसके बाद सरकार के कुछ लोग आए, जिसको आजकल हम बोलते हैं गस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। वो कौन होता है? जिसके पास एक स्टैंप होती है। पहले वो स्टैंप कहाँ होती थी? उंगली में होती थी, मुद्रा के रूप में होती थी। तो राजमुद्रित जो अधिकारी था, यानी कि जिसके हाथ में राजमुद्रा है, स्टेट की सील जिसकी अंगूठी में है, वो। और सूरदास एक कविता में चुपचाप लिख के सारा इतिहास बता के चले गए। वो कह रहे हैं कि मोहरिल, मोहरिल का मतलब मोहर वाला आदमी, जिसके हाथ में मोहर है। मोहरिल 5 साथ करी दीने, तिनकी बड़ी विपरीती। 5 मोहरिल आए हैं, बहुत विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। जिम्मे उनके मांगे मोतें, उनके जिम्मे है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझसे मांगे। यह तो बड़ी अनीति। 5-25 साथ अगवानी, 25 लोग और साथ में आए हैं। सब मेरी काज बिगाड़े, सब ने मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरे घर का सामान बाहर फेंक दिया। सूरदास की यह विनती, दस्तक कीजिए माफ। सूरदास विनती कर रहे हैं राजा से कि दस्तक माफ कर दीजिए। ऐसी ब्यूरोक्रेसी होती है उस शासन में जहां पर शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण नहीं होता, बल्कि जनता से लूटना होता है, खसोटना होता है। और तब हमें लगता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, वंचित वर्गों के पक्ष में होना चाहिए, और वैसा ही ब्यूरोक्रेसी को भी होना चाहिए। इसलिए जब हम आज़ाद हुए तो हमने संविधान लिखते हुए तय किया कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहते हैं कि जे.एस. मिल के विचारों से आना शुरू हुआ। जब 1848 में यूरोप में कुछ क्रांतियां हुई तो जे.एस. मिल का हृदय परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ उस समय, और जे.एस. मिल तुरंत नकारात्मक उदारवाद से फिसलकर सकारात्मक उदारवाद की ओर बढ़े, या जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म था वहां से हटकर वो मॉडर्न लिबरलिज्म की ओर आए और एक किताब लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसका सेकंड एडिशन, जिसमें पहली बार वो पूंजीवाद के रास्ते से हटकर बात करने लगे कि आम आदमी के हित में राज्य को काम करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का बेसिक मतलब है कि राज्य का काम केवल पुलिस चलाना नहीं है, केवल कानून नहीं है, केवल टैक्स वसूलना नहीं है, केवल जुडिशरी नहीं है, बल्कि जनता को सुविधाएं देना और जनता के पिछड़े वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना भी राज्य का काम है। इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। और मुझे आश्चर्य होता है कि हमने आधुनिकता की सारी धारणाएं पश्चिम से ले तो ली, अपने इतिहास को ठीक से खंगाला नहीं। 16वीं सेंचुरी में एक कवि हुए तुलसीदास, और मैं दावे से ये बात कहता हूं कि दुनिया में पहली बार यदि किसी ने कल्याणकारी राज्य की धारणा विस्तार में लिखी है तो तुलसीदास है। ठीक ये बात ठीक उस समय की जिस समय यूरोप में धर्म युद्ध चल रहे थे, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में इतने युद्ध हो रहे थे। एक एक दिन में फ्रांस में 20-20 हजार लोग मारे जा रहे थे, जो उस समय के चिंतक, चाहे वो बोधा हो या बाकी लोग हों, मैकियावेली हो, ये सब इनके रचनाओं से मिलता है। ठीक उस 16वीं सेंचुरी में तुलसीदास एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, एक कलयुग का और एक राम राज्य का। और मैं जब यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, उसमें एक पेपर इथिक्स नाम का है, पेपर 4 मैं ही पढ़ाता हूँ उसको। उसमें कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस, और वहाँ हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट पीछे जाके देख लें तो राम राज्य की तुलसी की धारणा में सारे फैक्टर्स, आप जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज कहते हैं, उस HDI के पापा तुलसीदास के यहाँ पहले से मौजूद हैं, एकदम एज इट इज मौजूद है। और क्या मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए, उनका वर्णन सुनिए एक उनके छंद में कि राज्य कैसा होना चाहिए। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, किसी व्यक्ति के कम उम्र में मौत नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए, भाषा ही तो बदली। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब लोग सुंदर हों, कोई व्यक्ति बीमार ना हो, हेल्थ पैरामीटर्स हों। आपकी भाषा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, हमने बीमारियों से कितनी लड़ाई लड़ ली है, वो बात तो वो भी कह रहे हैं, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो, परेशान ना हो। नहीं कोई अबुध ना हो, अनपढ़ ना हो,
इलिटरेट ना हो, न लक्षणहीना, ये लक्षण वो बता रहे हैं कि राम राज्य के लक्षण हैं। अगर राम राज्य का लक्षण उनकी भाषा में ये है, तो आज की गुड गवर्नेंस भी तो वही मॉडल है। इस तरह का राज्य, इस तरह का समाज किसी भी देश को क्यों हासिल नहीं होना चाहिए। आज हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बेस पे गुड गवर्नेंस के 8 लक्षण मानते हैं, और वो 8 लक्षण हमें राम राज्य के तुलसी कंसेप्ट में दिखाई देते हैं। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो 16वीं सेंचुरी में अपने समय के राजाओं को देख रहे हैं। उनको 111 साल का जीवन मिला, कई राजा उनके सामने आए और गए और चले गए। उनकी यात्रा बाबर से शुरू होती है, हुमायूं तक उनकी यात्रा चलती गई है लगातार, अकबर उसके बाद तक चलती रही है। और उस पूरे दौर में वो महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छे राज्य को ऐसा होना चाहिए, न कि ऐसा जो केवल टैक्स वसूल करे, केवल परेशान करे। इस फिलॉसफी के साथ हमने अपना संविधान लिखा। हमारा संविधान जिन फिलोसफर्स की फिलॉसफी पर टिका है, उसमें कबीरदास और तुलसीदास सबसे बड़े लोग हैं। कबीरदास से हमने सीखा कि कैसे हमें समानता की बात करनी है, जाति व्यवस्था समाप्त करनी है, हर धर्म के व्यक्तियों को एक समान महत्व देना है। तुलसीदास से हमने गुड गवर्नेंस के फार्मूले सीखे, समन्वय की चेतना सीखी। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखने के समय, डॉक्टर अंबेडकर एक तरह से कबीरदास का पुनर्जन्म है, जो अधिकार के साथ सामाजिक समानता की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी एक तरह से तुलसीदास का पुनर्जन्म है, जो समन्वय और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। और एक अच्छे देश की रचना किसी एक दृष्टिकोण से ना होकर के सबके मिलने से होती है, सबकी अच्छी बातों को साथ में लेकर चलने से होती है। और तब हमारे देश ने तय किया कि हमें एक ऐसा शासन चाहिए जो समाज के हर वर्ग को लेकर चले। हमने मूल अधिकारों में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार सबसे पहले दिया, फिर स्वतंत्रता का दिया, संवैधानिक उपचारों का दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके लिए एक्सेसिबल बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कर सके, अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही। और फिर नीति निर्देशक तत्वों में हमने बताया कि हमें समानता कैसे कैसे स्थापित करनी है सभी वर्गों के लिए। इस वायदे के साथ संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किया कि अब जो समाज बनेगा वो सभी का समाज होगा, किसी एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष का समाज ना होकर के सबको साथ लेके चलने वाला समाज बनेगा। ये समाज केवल प्रधानमंत्री के चाहने से नहीं बनता है। नेहरू जी उस समय कितना भी चाहते, समाज कैसे बन जाएगा, एक व्यक्ति कैसे कुछ करेगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है, उसको एग्जीक्यूट करने वाला काम करती है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। और नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। यही बात इंदिरा गांधी ने भी कही थी जब उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की। हालांकि इस पर डिबेट बहुत ज़्यादा है कि वो कमिटेड किसके बारे में कह रही थी, कि संविधान के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। जब राजीव गांधी ने कहा कि 100 रुपये दिल्ली से चलते हैं और केवल 15 रुपये गरीब के पास पहुंचते हैं, तो 85 रुपये कहाँ चले जाते हैं, वो इशारा भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ ही था। और इसलिए देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है, देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। इसलिए अगर आप ब्यूरोक्रेसी में आना चाह रहे हैं तो थोड़ा ठीक से समझ लें कि आपको कैसा होना चाहिए देश को बेहतर बनाने के लिए। ये केवल मसला आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने का नहीं। आप आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बनना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। आप कलेक्टर बनेंगे, बहुत ताकत होगी आपके पास, गाड़ियाँ मिलेंगी, सब लोग सलाम ठोकेंगे। अगर यही जीने का पर्पज़ है, यही ज़िंदगी का उद्देश्य है, तो ठीक है, बन जाइए, लेकिन इससे देश को फायदा नहीं होगा, इससे देश को नुकसान ही होगा। हमें आज के लोकतंत्र में सामंत नहीं चाहिए आईएएस सीट पर बैठे हुए। हमें आज के लोकतंत्र में वो लोग चाहिए जो देश को आगे ले जाने का ख्वाब देखते हैं और उनको ये पता हो कि देश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। जब इसलिए आज़ादी के बाद श्री वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज के लिए बहुत एफर्ट्स किए। पहले हमारे पास 9-10 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, बाद में संविधान में 2 रह गई। और सिविल सर्विसेज के मामले में जिस व्यक्ति की भूमिका सबसे बड़ी हमारे देश के इतिहास में रही, आधुनिक इतिहास में, वो वल्लभ भाई पटेल हैं। और उन्हीं के मतलब प्रशंसा में सिविल सर्विस डे मनाने की परंपरा भी हम लेके आए। उन्होंने लगातार इस बात को इंश्योर भी किया, रेखांकित भी किया कि बिना अच्छी सिविल सर्विसेज के हम इस देश को वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया,
जो आईसीएस के अधिकारी थे ब्रिटिश काल के, जब संविधान लिखा गया तो उनका बहुत दबाव था, उनके बिना शासन चल नहीं सकता था। उन्होंने दबाव बनाया कि हमें नए संविधान के तहत स्थान दिया जाए। और उस समय राजाओं को, रजवाड़ों को चिंता क्या थी कि कल को हमारा राज्य छीन न लिया जाए। आईसीएस अधिकारियों को चिंता क्या थी कि कल को हमारे अधिकार कम ना हो जाएं। वो तो लाट साहब थे उस समय। संविधान बनाते हुए बहुत समझौते करने पड़े हमारे संविधान सभा को। एक समझौता ये करना पड़ा कि कुछ बड़े राज्यों को ग्रुप बी स्टेट बनाना पड़ा कि भाई आपका राज्य अलग किस्म का होगा, आपके प्रमुख को राज प्रमुख की पदवी मिलेगी, आपकी अपनी सेना होगी। बहुत सारे समझौते करने पड़े कि बस तुम भारत में आ तो जाओ, एक बार आ जाओ बस। वो आ गए, संविधान में लिख गया तो उनको भरोसा हो गया कि संविधान में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। और नेहरू जी और पटेल एकदम क्लियर थे कि एक बार आ जाए फिर देखेंगे बाद में इनको। और लेके आ गए। उनके लिए विशेष संविधान का एक प्रावधान बनाया गया, आर्टिकल 242 मेरे ख्याल से बनाया गया।